हम लोगों ने करप्शन को भारत से खत्म करने के लिए पहले तो विभिन्न संस्थाओं जो हमारे देश में जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, फैमिली है, इसके अलावा सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, इन सभी संस्थाएं कैसे योगदान करती हैं या कर सकती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो मशीनरी यानी कि जो करप्शन को दूर करने की जो अलग अलग मशीनरी का विकास किया गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उन इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट कैसे हुए और साथ ही साथ वो किस तरह से काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इससे हमें ये मदद मिलेगी कि करप्शन को दूर करने के लिए हमारे देश में कौन कौन सी बड़ी संस्थाएं हैं और वो किस तरह की से काम करती हैं, ये हमको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नाम हमेशा सुना होगा कि ये करप्शन से लड़ने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में भी आप लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लोकपाल लोकायुक्त के अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में भी हमने काफी विस्तृत रूप से पढ़ा और सुना है। तो अब ये समय आ गया है कि जब हम इन संस्थाओं, इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाने कि ये कैसे करप्शन के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ते हैं और कैसे जनता के हितों में काम करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन से पहले जिस कमिटी के रिपोर्ट पर वो गठित हुई, वो कमिटी ने क्या बात कही थी, संथानम कमेटी रिपोर्ट में क्या बातें कही गई थी जिसके कारण सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया। तो इससे पहले लगभग 100 के आसपास वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और आप लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फोर्थ पेपर से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो क्लासेज और उससे संबंधित जो वीडियो हैं उसको आप देखिए और साथ ही साथ जो भी वीडियो देखते हैं उसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ये महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है ये आप तक भी पहुंचे और ये देश में और भी लोगों तक इसका संचार हो और भी लोगों तक पहुंचे। ये हमारी आपसे विनती रहेगी। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर, तो पहले आज हम बात करेंगे संथानम कमेटी रिपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि संथानम कमेटी जो बनी थी ये बनी थी 1962 में, जून 1962 में इस कमेटी को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। ये कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू ही थे और इस समय होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी। और इन लोगों ने बैठ करके ये सोचा कि करप्शन जो है हमारे देश में घुन की तरह है और इसे अगर हमने अभी इनिशियल स्टेज पर रोकने की कोशिश नहीं की तो ये हमारे देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाएगी। तो इसीलिए जून 1962 में संथानम महोदय यानी के संथानम महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1964 में। और इस कमेटी को गठित करने के पीछे कारण क्या रखा इन्होंने ये सोचा कि भ्रष्टाचार का सामना करने यानी कैसे हम करप्शन को फेस करें। और क्या सोचा उन्होंने, जो हमारे पास वर्तमान में जो साधन हैं यानी अभी तक के जो हमारे पास मीन्स हैं, जो तरीके हैं, वो हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो वो जो मीन्स हैं उसको और बेहतर कैसे बनाएं और जो हमारे पास उपाय हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के, जो कानून हैं, उन कानूनों को और कैसे बेहतरी प्रदान करें, इसके लिए संथानम कमेटी रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही गई थी। तो 1964 में जब ये रिपोर्ट आई तो देखिए क्या ये बात कहना चाहते हैं, इसको एक बार देखिए और क्या इन बातों से करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। तो यहां से हमें ये सोचने को मिलेगा कि करप्शन को कम करने में ये संस्थाएं कैसे मददगार साबित हो सकती हैं। तो देखिए संथानम कमेटी रिपोर्ट क्या कह रहे हैं। पहली चीज ये कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि उनके अवकाश प्राप्त के 2 वर्षों तक कोई भी निजी या व्यावसायिक कंपनी उन्हें नियोजित न कर सके। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सोचेंगे यार ये हिंदी में समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है
कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके सर्विस रूल्स में ये रिपोर्ट कह रहा है कि चेंज करो। क्या चेंज करो? तो चेंज ऐसे करो कि उसमें अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, इफ ही इज रिटायर्ड देन एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही ज्वाइंस एनी प्राइवेट जॉब एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन ही विल नॉट गेट पेंशन। अगर 2 साल के पहले वो ऐसा कर लेते हैं तो उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अब इसके पीछे क्या कारण होगा? इसके पीछे ये कारण था कि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, पब्लिक कॉर्प जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनके अधिकारी होते थे, वो लोग क्या करते थे, रिटायर हो जाते थे और रिटायरमेंट के बाद कोई निजी कंपनी में चले जाते थे। निजी कंपनियों को अपने सर्विस में उन्होंने जो लाभ पहुंचाया उस लाभ के बदले वो कंपनियां उनको ऑबलाइज कर देती थी। तो ये बात जो है संथानम कमेटी जब अध्ययन कर रही थी तो उनको पता चला कि ये भी करप्शन का एक कारण है, क्योंकि उच्च स्तर पर बैठे सेक्रेटरी लेवल पर बैठे कोई अधिकारी हैं, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, उनके एक निर्णय से किसी भी कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है और नुकसान हो सकता है। तो ये जो अधिकारी थे यानी पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे लोक सेवक से मतलब है किसी भी स्तर का, एक मंत्री भी एक लोक सेवक है, एक अधिकारी भी एक लोक सेवक है। मिनिस्टर इज ए पब्लिक सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एन ऑफिसर इज ए पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। तो जितने भी लोक सेवक हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक की परिभाषा बहुत विस्तृत है। तो जितने भी लोक सेवक हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ सर्विस जानबूझकर कोई ऐसा काम न करें कि किसी कंपनी को लाभ पहुंचा दें, किसी प्राइवेट निजी संस्था को लाभ पहुंचा दें जानबूझकर, और बाद में रिटायरमेंट के बाद उस कंपनी में चले जाएं, उसमें लाभ लेने के लिए उस कंपनी में उन्हें नौकरी मिल जाए, तो अतिरिक्त फायदा मिल जाता था। तो ये चीज स्टडी में पाई गई। तो बोला नियम बना दो, नियम ये बना दो कि रिटायरमेंट के बाद 2 सालों तक कोई भी लोक सेवक जो है किसी निजी या व्यावसायिक कंपनी में नौकरी नहीं कर सकेंगे। ये नियम आज भी है, आज भी कई संस्थाओं में ये लागू होता है। जो आप लोग वो देखेंगे लाइफ सर्टिफिकेट एक हर रिटायरमेंट के बाद देना होता है, उसमें लिखा रहता है ये सब चीजें। तो ये देखिए ये एक चीज निकल के आई और आपको लगता होगा कि हाँ इससे फायदा हो सकता है क्योंकि करप्शन का ये कारण था। तो ये स्टडी की इन्होंने। दूसरी चीज देखिए क्या, फिर उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि ऐसे कई ऑफिसर्स रहते हैं जिनकी कार्य प्रणाली या जिनका कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर से मतलब ये है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है किसी भी तरह से, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अगर उनका आचरण यानी कोड ऑफ जो उनका कंडक्ट है वो अगर थोड़ा डाउटफुल है, वो अच्छा कंडक्ट का पालन नहीं कर रहे, तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि भाई अगर डाउटफुल है और मान लीजिए 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं या इसी साल रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट जो है उनका नजदीक है, तो क्या कर सकते हैं? उनके मन में एक डर होना चाहिए कि अगर हमने कोई करप्शन किया और इसकी जांच में ये पाया गया कि करप्शन किया है तो उनका पेंशन पूर्णतः या अंशतः वापस ले लेना चाहिए। द पेंशन शुड बी टेकन बैक पार्शियली और कंप्लीटली। अब देखिए लोक सेवक पूरा जीवन भर काम किया, उसका लास्ट का क्या फायदा रहता है? पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, यही तो रहता है उसका फायदा। अब अगर उसने करप्शन किया तो देखिए इसमें तो इन्होंने पेंशन ही बोला है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि अगर करप्शन चार्ज लग जाता है तो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की भी समस्या आ जाती है। पेंशन तो रोक दिया ही जाता है और साथ ही साथ दूसरे जो बेनिफिट्स रहते हैं उनकी भी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन मानवीय आधारों पर कई बार वो जो प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी का हिस्सा है अगर कोई बड़ा चार्ज नहीं है तो वो पेमेंट कर भी दिया जाता है। लेकिन पेंशन तो जो है अभी भी जो है वो तय नहीं हो पाता है जब तक कि वो चार्ज क्लियर ना हो। अब वो कोर्ट परमिशन दे दे वो बात अलग है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ये रिपोर्ट में कितनी अच्छी बात कही करप्शन को दूर करने के लिए कि लोक सेवकों के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि अगर उन्होंने करप्शन किया, अगर उनके ऊपर चार्ज लगता है तो उनका पेंशन जो है वो रोका जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। और एक चीज बोला कि अगर किसी सिविल सर्वेंट का जो कैरेक्टर है वो डाउटफुल है यानी करप्शन केस में चार्ज है उसके ऊपर, तो उसे 50 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की सेवा पर उसे आप अवकाश यानी आप उसे रिटायर कर दीजिए
जरूरत नहीं है आगे नौकरी कराने की। 25 ईयर्स सर्विस और 50 ईयर्स ऑफ एज, उसे जो है बिल्कुल कंपलसरी रिटायरमेंट दे दीजिए। आगे नौकरी की जरूरत नहीं है, आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, आप प्लीज चले जाइए नौकरी छोड़कर। तो देखिए इन सब चीजों से क्या होगा, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो सिविल सर्वेंट है, नाम ही सर्वेंट है, सर्वेंट शब्द को समझ लीजिए। अगर आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे ध्यान दीजिए कि आप कोई साहब बनने वाले नहीं है, अधिकारी बनने वाले नहीं है, क्या बनने वाले हैं, नौकर यानी सर्वेंट बनने वाले हैं। तो ये सर्वेंट के लिए ही है ये चीज। लोकायुक्त हो गया या लोकपाल हो गए या हमारे सीबीसी हो गए, उनके लिए ये सब जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, वो सब उनके लिए सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। और इन संस्थाओं का निर्माण, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इस संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीसी बनेगा, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक तरह से जनता की एक प्रतिनिधि संस्था है, जो करप्शन करने वाले लोक सेवकों यानी जनता के नौकरों को रोकती है कि आप करप्शन मत करो क्योंकि जनता का नुकसान होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है, एक और नई चीज आ गई कि भाई अगर करप्शन का चार्ज लगता है तो आपको 25 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु में रिटायर किया जा सकता है, इसीलिए ईमानदारी से काम कीजिए। और क्या बोला इन्होंने, संदिग्ध अधिकारियों की आचरण की समीक्षा के लिए मशीनरी का विकास। अब भाई कई बार होता था कि भाई कोई डाउटफुल ऑफिसर है, अब जांच कैसे करें, तो एक मशीनरी होनी चाहिए, एक जांच संस्था होनी चाहिए, इंक्वायरी करने वाली संस्था होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए जो जांच कर सके। तो ऐसी मशीनरी का विकास करें। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ये भी इसमें बोला कि मशीनरी का विकास करना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है इस संदर्भ में बताया गया कि अगर कोई लोक सेवक का आचरण कंडक्ट अगर डाउटफुल है तो ये सब बहुत जरूरी है। अब एक चीज और इसमें आया कि कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, विवेकाधीन अधिकारों के प्रयोग से जुड़े विवादास्पद विषयों की समीक्षा होनी चाहिए और विवेकाधिकारों के प्रयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। अब आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, जो कानून है, नियम है, प्रक्रिया है और जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स होता है। बहुत सारे जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनकी बहुत सारी जो डिस्क्रिशनरी यानी विवेकीय शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। बहुत सारे तो रूल्स रेगुलेशन बने रहते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन का पालन करना होता है। अब जहां रूल्स रेगुलेशन नहीं है और हो नहीं सकते, वहां पर उनको विवेक के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेना होता है। यानी ऑन मेनी प्लेसेस द civil servant have to take decision on the basis of discretionary power, and when they decide discretionarily यानी जब वो विवेकीय शक्ति का उपयोग करते हैं, then the condition of the corruption arises, और वहीं पर जो है भ्रष्टाचार की स्थिति जो है ये निर्मित होने लग जाती, क्योंकि वो कुछ संस्थाओं को, कुछ व्यक्तियों को अपनी विवेकी शक्ति से क्या कर सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग किया जाता है, द ऑफिसर्स यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। देयर शुड बी कंट्रोल ऑन दैट। वो ऐसा नहीं कि हर स्थिति में वो डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करें। डिस्क्रिशनरी पावर कम से कम होना चाहिए, जहां पर बहुत मजबूरी है वहीं पर, नहीं तो जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसी के आधार पर आपको निर्णय लेना है। और एक चीज देखिए, आईपीसी की धारा 21 में संशोधन होना चाहिए। लोक सेवक शब्द को नए ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवकों को डिफाइन किया गया है। पब्लिक सर्वेंट टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। इंडियन पेनल कोड की धारा 21 में लोक सेवकों को परिभाषित किया गया है। अब अगर लोक सेवकों की परिभाषाओं में किन किन लोगों को रखा गया है, तो इसमें इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी जितने लोक सेवकों को आपने परिभाषित किया है, इसमें और भी लोगों को जोड़िए। यानी कि ये बात है 1962 से 64 की। तो उस समय में लोक सेवकों की परिभाषाएं सीमित थी, बहुत कम जो है लोक सेवकों का दायरा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, राज्य सरकार के कर्मचारी थे, जुडिशियल ऑफिसर थे, ये जो लोग होते थे यही लोक सेवकों के अंदर रखे जाते थे। अब इन्होंने बोला कि नहीं, इसको और व्यापक बनाइए।
मैंने सारे आपको नहीं बताया क्योंकि ये लोक सेवकों का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है, तो ये अलग से टॉपिक में आपको करा देंगे। लोक सेवक जब आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करेंगे, वहां लोक सेवक को बहुत विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। तो आप इसके लिए वरी मत होइए कि हमें लोक सेवक कौन कौन हो सकते हैं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप अभी इतना समझिए कि इस रिपोर्ट में ये इन्होंने कहा कि लोक सेवकों की परिभाषा के दायरे में और लोगों को लाइए और बढ़ाइए इसको, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में सरकार के बिहाफ पे भी काम कर रहा है तो भी वो एक लोक सेवक है, और अगर वो लोक सेवक है तो लोक सेवकों की जो बाध्यताएं हैं उसे माननी पड़ेगी। तो ये रिकमेंडेशन भी इन्होंने कहा। तो लोक सेवकों के दायरे को बढ़ाने का रिकमेंडेशन भी जो है ये इस संथानम कमेटी की रिपोर्ट की देन है। और एक बात देखिए महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने यानी कि संथानम कमेटी रिपोर्ट की ही देन है सतर्कता आयोग का गठन। इन्होंने कहा यानी कि संथानम कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि एक विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, और ये विजिलेंस कमीशन जो है ये सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। ये 3 स्तर का विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन। यानी कि the K Santhanam committee report and very important proposal, a very important recommendation was that the Central Vigilance Commission, State Vigilance Commission and the District Vigilance Commission should be formed। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये लगभग बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किस कमेटी की रिपोर्ट पर हुआ। तो ये संथानम कमेटी रिपोर्ट पर हुआ, और अब आपके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं हुई, क्योंकि संथानम कमेटी रिपोर्ट ही आपने पूरी पढ़ ली। 1962 में गठित हुआ, 64 में रिकमेंडेशन आया। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। क्या क्या रिकमेंडेशन थे वो भी आपको बता दिया गया, और उन्हीं रिकमेंडेशन में एक बड़ा रिकमेंडेशन जो था वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन। अब एक और चीज देखिए, इन्होंने क्या कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 311 जो है ये लोक सेवकों को उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है उनको। क्या कहते हैं आर्टिकल 311 कि उनकी नियुक्त करने वाले से उनके जो नीचे का अधिकारी होगा वो उन्हें पद से नहीं हटा सकते। यानी जिन्होंने नियुक्त किया है, यानी हु हैज अपॉइंटेड द सिविल सर्वेंट, ओनली ही कैन डिसमिस्ड बाय द अपॉइंटी ऑथोरिटी। यानी अगर किसी लोक सेवक को हटाना है तो केवल वही व्यक्ति हटा सकता है जिसने उसे अपॉइंट किया है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोक सेवक जो होते हैं वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, काम राज्यों में करते हैं, तो उनके अंदर डर ही नहीं रहता। राज्य सरकार में जो काम करते हो उनके डर ही नहीं रहता। बहुत सारे केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, पब्लिक सेक्टर के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो इसीलिए इसमें यह कहा गया कि ये प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होने के कारण उनका जो गेन है, यानी करप्शन से होने वाला गेन, करप्शन वाले पिछले कई टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया ये सब साइंटिफिक चीजें आपको, कि करप्शन से होने वाला गेन अगर ज्यादा है और उसमें जो उनको जो सजा मिलने वाली है, या उससे जो उनको जो सजा मिलने वाली, यानी जो उनको पेनलाइज किया जाएगा, जो पनिशमेंट किया जाएगा वो कम है, तो करप्शन तो बढ़ेगा। तो यही चीज हो जाता है, इसलिए करप्शन बढ़ जाता है। तो इसमें इन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाई ये प्रोटेक्शन को थोड़ा कम करिए आप। आर्टिकल 311 जो कि लोक सेवकों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, इसको कम करिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन अगर कम होगा तो उनके मन में करप्शन करने में वो डरेंगे। दे विल अफ्रेड ऑफ द करप्शन, वो करप्शन करने में डरेंगे, वो करप्शन नहीं करेंगे। इससे अल्टीमेटली जो हमारा जो इतना सारा जो पैसा जो निचले स्तर तक जाता है, बड़े बड़े काम होते हैं, हम सड़क बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, हम बहुत सारे सोशल स्कीम्स लागू करते हैं, और सब पब्लिक सर्वेंट के माध्यम से ही होता है, क्योंकि सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वही तो इनको इंप्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है। तो अगर करप्शन होगा
होगा तो वो सारा पैसा जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता है, और उसी के कारण हमारी जो हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन सर्विसेज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है ना। अभी जैसे बहुत सारी जगहों अभी बाढ़ आया, अब बाढ़ के कारण कई पुल बह गए तो सड़क उखड़ गए, अब उसकी जांच होने लगती, भाई इसमें करप्शन हुआ, इसमें पैसा खा गए। अगर ये सब व्यवस्था हम लोग मजबूती से करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो जनता के पैसे की यानी टैक्सेस की जो बर्बादी होती है वो थोड़ी बच जाएगी, नुकसान कम होगा, और जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको चेतावनी भी रहेगी। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ है, वो ये हमारी जो संथानम कमेटी रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब संथानम कमेटी रिपोर्ट के आधार पर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कर दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपना काम शुरू किया और उन्होंने करप्शन से संबंधित जो मामले आते थे उन मामलों पर उन्होंने कार्रवाई भी शुरू की। लेकिन जैसे कि समस्या है, ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और न ही स्टैट्यूटरी, तो इनको जितना पावर और जिस तरह से इनको काम करना चाहिए था वैसा वो कर नहीं पा रहे थे। राज्यों में उन्होंने स्टेट विजिलेंस कमीशन भी बना लिया, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन भी बना लिया, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बना लिया, और इस तरह से कई सालों तक प्रक्रिया चलती रही। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि 1991 में एक घटना घटती है। अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसका विकास कैसे हुआ और किस तरह से आज ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हमने इसे स्टैट्यूटरी क्यों बनाया, क्यों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डेवलप्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी, और ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी जाकर के बना है 2003 में। 2003 the CVC bill was passed। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बिल है ये संसद में 2003 में जाके पारित हुआ। मतलब इतना लगभग ये 39 इयर्स जो टाइम है, इस बीच में इसका जो फॉर्मेशन से लेकर के इनकी कुछ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारी कमियां थी। तो मैं आपको बताने ये जा रहा था कि देखिए 91 में एक घटना घटी, हवाला केस बोलते हैं उसको। हवाला मतलब क्या होता है ये तो जानते हैं आप लोग। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति है और उसके पास कोई ब्लैक मनी है और वो पैसा जो है भारत में उसके किसी व्यक्ति को पहुंचाना चाहता है, तो वो विदेश में जिसके पास वो ब्लैक मनी है वो क्या करेगा, वो वहां पर जो हवाला का जो एजेंट होता है, हवाला का जो दलाल होता है, उसको जाके पैसा दे देगा और वो पैसे के बदले वो क्या करेगा, उसको एक पासवर्ड दे देता है। अब वो जो हवाला वाला जो एजेंट होता है उसका एक एजेंट भारत में भी है और भारत में जो एजेंट है उसको वो इन्फॉर्म कर देता है, पासवर्ड जो उसको दिया है पैसा देने वाले को, उसको जो पासवर्ड दिया है वही पासवर्ड इसे भी बता देता है। और दूसरी तरफ जिसके पास ब्लैक मनी विदेश में है वो अपना जो उसका सगा संबंधी है जिसको उसे पैसा पहुंचाना है उसे वो पासवर्ड बता देता है। तो पता चला कि पैसा जो है वो इस तरीके से, मतलब विदेश में ब्लैक मनी था, वो हवाला एजेंट के जरिए भारत के हवाला एजेंट के पास आया और भारत के हवाला एजेंट से भारत में वो पैसा एंटर कर गया। बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को पैसा ऐसे ही मिलता रहता है, बहुत सारे टेररिस्ट लोग, ब्लैक मनी इकट्ठा करने वाले लोग इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, भारत में कोई पैसा है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, अब वो ब्लैक मनी जो है वो भेजना चाहता है कहाँ, किसी दूसरे देश में, मान लीजिए वो स्विट्जरलैंड भेजना चाहता है। कैसे भेजेगा, बैंक के थ्रू तो भेजेगा नहीं, तो पता चल जाएगा करोड़ों रुपए भेजना है, नहीं भेजेगा वो।
तो वो क्या करेगा, हवाला एजेंट के पास जाएगा, जो भारत में हवाला एजेंट है उसके पास जाएगा। अब वो हवाला एजेंट क्या करेगा, वो जो स्विट्जरलैंड में जो बैठा हुआ उसका हवाला एजेंट है उसको बता देगा, और कमीशन काट के, कमीशन वहां भी देना पड़ता है, वो जो हवाला एजेंट रहता है ना, एक निश्चित कमीशन 1% 2% जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हो उसका कमीशन जो है उसको मिल जाता है, केवल उसी कमीशन पे वो काम करते हैं। और उस विश्वास और भरोसे को कायम रखते हैं कि अगर उन्होंने उसको यहाँ पर भारत में पैसा दिया तो वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ जो आदमी है या जो भी संस्था है उसे पैसा पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हवाला का प्रकरण, हवाले के माध्यम से ब्लैक मनी ट्रांसफर होता रहता है। इसमें एक तो सरकार को टैक्स नहीं मिलता, कर नहीं मिलता, दूसरा ब्लैक मनी जो है बढ़ता जाता है, तीसरा भारत का जो करेंसी है, पैसा है, वो क्या हो जाता है, एक गलत तरीके से दूसरे देश में करेंसी यानी कि प्रोड्यूस होने लगता है, दूसरे देश को फायदा मिलने लग जाता है उसको, या दूसरे देश की जो दूसरे देश में जो बैठे हुए लोग हैं वहां पर वो पहुंच जाता है। तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन, जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से व्यापार करते हैं, इस हवाला का उपयोग करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पैसे को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब इस घटना पर आइए आप, हवाला तो आप समझ गए, वैसे हवाला कांड ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, यहाँ पर मैंने एक जनरल समझने के लिए आपको बता दिया कि हवाला आपको पता रहे होता क्या है। तो देखिए इस घटना में क्या हुआ, ये हवाला केस में एक अशफाक हुसैन लोनी करके एक व्यक्ति था जो हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, तो उसको जो है वो पकड़ाई में आया। अब उसकी जांच शुरू हुई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच शुरू की, सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो एक व्यक्ति जो हवाला का काम करते थे उनका नाम था एसके जैन। अब वो उन्होंने एक डायरी बना रखी थी, उसका नाम था जैन डायरी। जब उस डायरी को खोला गया तो पता चला उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम थे। अब वो नाम पता नहीं है, वो छोटे छोटे मतलब उसका इनिशियल लिख करके जो है वो बनाया हुआ था, तो अंदाजा नहीं लगा पाए कि कौन पॉलिटिशियन थे, लेकिन ऐसे 100 से भी ज्यादा नाम उसमें मौजूद थे। अब सीबीआई जो है उसकी जांच करती रही लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ जांच, इस बीच में कुछ सीबीआई में कुछ घटनाएं भी हुई, कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक कोई व्यक्ति जो है उन्होंने एक याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। ये याचिका जो है ये ऑन 4 October 1993 the writ petition filed that CBI and the government agency revenue authority फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब ये एक जनहित याचिका होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, और उसमें ये आरोप लगाया कि सीबीआई जैसी संस्था, हमारी जो रेवेन्यू एजेंसी है ऐसी संस्था, इसके अलावा जो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम करने में फेल हुई, जिसके कारण हमारे देश से बहुत सारा पैसा दूसरे देश में चला गया, ब्लैक मनी हमारे देश में बढ़ गया, सरकार के खजाने में टैक्स की कमी हो गई। सरकार के खजाने में टैक्स की कमी का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जनता जो है, टैक्स अगर जनता वहां खजाने में पहुंचता तो जनता के ऊपर टैक्स भार कम हो जाता, लेकिन वो क्या रहा है, ब्लैक मनी तो बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार के खजाने में टैक्स ही नहीं पहुंच रहा है ना, जिसको हमने बोला था सैडो इकोनॉमी डेवलप हो रहा है ना, सैडो इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। सैडो इकोनॉमी मतलब एक जो इकोनॉमी है, जो नॉन इकोनॉमी है, जिसके बारे में पता है, उसके पैरेलल एक इकोनॉमी, गलत इकोनॉमी, करप्टेड इकोनॉमी डेवलप हो जाता है। तो ये जनहित याचिका जो है ये दायर हो गई। अब ये दायर हो गई तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों तक इस पे मामला चलता रहा, स्टडी हुई, फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डायरेक्शंस अपने कुछ निर्देश भी जारी किए। मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा काम कर रहे हो आप लोग कि जो हमारी जो सीबीआई संस्था है ये तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कब्जे में, इसको थोड़ा फ्रीडम दीजिए। तो इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया, मतलब डायरेक्शंस दी। क्या क्या डायरेक्शंस दी, जैसे देखिए, सुपरिंटेंडेंस
रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीबीसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सीबीआई है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करती है। ऐसा नहीं, इसको थोड़ा ट्रांसफर करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए पब्लिक को, जनता को, कि ये तो गवर्नमेंट की संस्था, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो करप्शन होते हैं, अपराध होते हैं, उसकी जांच करने वाली संस्था है। अगर इसके ऊपर भी लोगों का भरोसा नहीं होगा तो देश किस पे भरोसा करेगी, किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भरोसा करेगी? तो इसीलिए इसको फ्रीडम दीजिए और इसको गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर कीजिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर करेंगे तो कहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा, सीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि भाई इसे सीबीसी के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुप्रिंटेंडेंस में लाइए, यानी उनके नियंत्रण और निगरानी में लाइए। तो देखिए यहां पर सीबीसी का महत्व बढ़ने वाला है। सीबीसी का गठन तो 64 में हो चुका था, लेकिन उसके बाद इतने सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब ये हवाला कांड हुआ, फिर सीबीआई में कुछ घटनाएं घटी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस डिसीजन के साथ कुछ चीजें, डायरेक्शंस भी आए, जिसमें कहा गया कि सीबीआई को सरकार की निगरानी और नियंत्रण से बाहर करके इसे सीबीसी के साथ जोड़िए, सीबीसी के नियंत्रण और निगरानी में लाइए। अब और क्या चीज बोला इन्होंने? The CBC should be given statutory status। साथ में ये भी कहा कि भाई सीबीसी ऐसा नहीं कि ये सरकारी, अभी तो सीबीसी मतलब 64 में सीबीसी जो बनी तो उसमें क्या था, न तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल था न स्टैट्यूटरी था। तो ये भी बात इन्होंने कहा कि सीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, आप एक वैधानिक संस्था बनाइए, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के एसेंट के आधार पर, सहमति के आधार पर एक संस्था बनाइए, जिससे कि वो ऑटोनॉमस यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। यानी कि सीबीसी शुड बी एन स्टैट्यूटरी स्टेटस शुड बी गिवन, जिस बाय व्हिच it can work autonomously, independently and without the control and interference of the government। तो ये भी एक फायदा जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये अच्छा था। दूसरी बात, नो सिंगल डायरेक्टिव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सीबीसी बस एक ही सिंगल हो, ये नहीं चलेगा। इनका मल्टीपल यानी कि उसमें एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। नो सिंगल डायरेक्टिव यानी एक से ज्यादा, एक कमिटी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में होना चाहिए। एंड अब क्या हुआ, अब सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उसको आप जो है बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते, नहीं तो न्यायालय की अवमानना जैसी हो जाएगी कि भाई देखो ये सरकार कैसी है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती है, जनता में जो है सरकार का अविश्वास बढ़ जाएगा। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, यानी ये बात है 97 की, डिसीजन ऑन दिसंबर 1897, ये डिसीजन लिया गया कि हमें सीबीसी जो है उसको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। अब कैबिनेट में डिसीजन हो गया, फिर अब कौन करेगा, उसका फ्रेमिंग कौन करेंगे? तो लॉ कमीशन को बोला। लॉ कमीशन ड्राफ्टेड द सीबीसी बिल इन अगस्त 30, 1998। एक सीबीसी बिल बना लिया लॉ कमीशन ने, है ना, जो हमारा कानून आयोग होता है, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि सीबीसी का इस तरीके से स्वरूप होगा। ठीक, और क्या हुआ, अब एकदम से संसद में तो पारित होना मुश्किल था। तो उस समय की जो भी सरकारें थी, जैसे 25 अगस्त 1998 को एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया, एक अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश तो देखिए स्थायी नहीं होता है, 6 महीने तक के लिए होता है। अगर 6 महीने और संसद में अगर रखा उसको, तो 6 सप्ताह के भीतर, विद इन 6 वीक्स, वो जो है पारित हो जाना चाहिए। तो किसी भी ऐसे ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ, अधिकतम लाइफ जो है 6 मंथ एंड 6 वीक हो सकती है। तो अब हुआ ये कि अब ऑर्डिनेंस 25 अगस्त 1998, 25 अगस्त 1998 को जारी हो गया। अब फिर लोग वो संसद में पारित हो ही नहीं पाया, फिर दोबारा ऑर्डिनेंस लाया, फिर तिवारा, ऐसे कई बार ऑर्डिनेंस लाते 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 अल्टीमेटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल जो है वो 2003 में जाकर पारित हुआ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल वाज पास्ड इन ईयर 2003। और इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, यानी
केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, यानी कि मल्टीपल डायरेक्टर्स, यानी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है ये, मल्टीपल मेंबर वाले ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ये संस्था का गठन हो गया। और ये जो है इसको स्टैट्यूटरी फॉर्म कब दिया गया, तो देखिए जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ, तो ऑर्डिनेंस जारी होने का मतलब ये हुआ कि उसे भी एक अध्यादेश जारी करते हुए, अध्यादेश को वैसे ही पावर रहता है जैसे एक्ट को होता है। तो शुरुआत तो हमने 98 में कर दिया था, लेकिन विधिवत प्रॉपर वे में 2003 में जाकर के अल्टीमेटली इन ईयर 2003 द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गॉट इट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म, और उसके बाद अनेक बदलाव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में वर्तमान में काम कर रही है। सीबीआई के लिए ये सुपरिंटेंडेंस एजेंसी के रूप में काम कर रही है। बहुत सारे करप्शन के मामले जो हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास आते हैं, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन टीम, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सीवीओ बनाए हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, उनको जो है वो सीवीसी जो है एलोकेट कर देती है और फिर जांच होती। तो इस तरह से संथानम कमेटी रिपोर्ट से बात की शुरुआत हुई। ठीक, अब अगले 5 मिनट में आपको रिव्यू करा देता हूं। संथानम कमेटी रिपोर्ट से बात की शुरुआत हुई कि भाई उस समय जो तत्कालीन जो हमारी सरकार थी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री उस समय होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हमें एक तैयार करना चाहिए एक मशीनरी। तो कैसे तैयार होगी, तो एक कमेटी बनाई इन्होंने। कमेटी का नाम रखा, जो कमेटी का जो प्रमुख थे वो के संथानम थे, तो नाम पड़ गया संथानम कमेटी। इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बन गया संथानम कमेटी रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसे ध्यान रखिए। पहली चीज ये बोला कि भाई अगर कोई ऑफिसर करप्शन करते हैं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन करते हैं तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। उनको जो है अगर रिटायरमेंट के बाद 2 सालों तक वो किसी भी निजी संस्था में, कोई व्यावसायिक संस्था में उनको जॉब नहीं दिया जाना चाहिए। उनको अगर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनको 25 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु में आप उन्हें अवकाश ग्रहण यानी रिटायर कर सकते हैं। अगर जो है हमारे जो डिस्क्रिशनरी पावर जो पब्लिक सर्वेंट को बहुत ज्यादा मिला हुआ है उसको भी रेशनलाइज किया जाएगा। आईपीसी की धारा 21 जो लोक सेवकों को डिफाइन करता है, पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे कौन नहीं होंगे, उसको और विस्तृत किया जाना चाहिए। यानी उसमें और भी जो लोग हैं, और भी तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। तो लोक सेवकों की परिभाषा को विस्तृत करने यानी कि और ज्यादा डिटेल करने की जरूरत की बात की। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर हमें आगे पढ़ना है, यानी कि जब हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर बात करेंगे। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है इसका गठन, फॉर्मेशन कैसा है, ये काम क्या करती है, किस तरह से ये जो है अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो गठन है ये शुरुआत में ऐसे ही हुआ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमीशन बना। ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट पर बना, 1964 में बना। संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन के लिए भी इन्होंने कहा, वो अलग बात है कि उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट किया नहीं गया, लेकिन इनका मकसद यही था कि इतना ज्यादा जो प्रोटेक्शन जो संविधान के द्वारा मिला हुआ है उसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए, जिससे करप्शन करने में जो लोक सेवक वो डरेंगे। तो ये बनने तक तो हमने आपको बता दिया कि भाई ये संथानम कमेटी रिपोर्ट से ये बन गया। लेकिन अब वक्त बदलता जा रहा था, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, कामों की संख्या बढ़ती जाती है, वर्क बढ़ते जा रहे थे, सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, लोक सेवकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो बहुत सारे नए नए मामले उठ खड़े हुए, जैसे ये एक टेररिज्म का मामला उठ खड़ा हुआ। अब ये टेररिज्म के मामले की जांच होते होते
पता चला सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात देखी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रीडम के साथ काम ही नहीं कर पाती है, तो उसको गवर्नमेंट से थोड़ा अलग करना चाहिए। तो कैसे अलग करेंगे भाई, उनको सुपरिंटेंडेंस तो करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइड किया कि भाई आप सीबीसी को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, एक वैधानिक संस्था बना दीजिए, भले ही संविधान में जिक्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऑटोनोमस, एक स्वायत्त संस्था के रूप में, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हुए सीबीसी जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सुपरिंटेंडेंस करेगी। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के, करप्शन के जो मामले आएंगे उन मामलों को देखते हुए, विजिलेंस के साथ देखते हुए, सेंट्रल विजिलेंस ऑफ कमीशन उन मामलों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई का भी इस्तेमाल कर सकती है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो अलग अलग विभागों में है उनका भी उपयोग कर सकती है। और इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक अतिरिक्त मशीनरी, एक एक्स्ट्रा मशीनरी, एक पावरफुल मशीनरी बन जाएगी जिस पे लोग भरोसा भी करेंगे और साथ ही साथ ये करप्शन को दूर करने में अधिक मददगार साबित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं सब गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पहले तो 98 में ऑर्डिनेंस और बाद में 2003 में, ईयर 2003 में जो है इसके ऊपर एक जो है बिल पारित किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल पास्ड इन ईयर 2003, और इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ। धन्यवाद।